हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों हम बात कर रहे थे बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स मॉडल में ना अपन को मेनली चार चीजें पढ़नी। कौन सी चार चीजें एक बार देखते हैं, ठीक है, फिर हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो बोहर्स जो मॉडल है, बोहर्स मॉडल में अपन को चार चीजें पढ़नी, और वो चार चीज कौन सी है। पहली चीज होती है पोस्टुलेट्स, जिसमें हम अजम्पशंस के बारे में पढ़ते हैं। पोस्टुलेट्स ये हम पहले ही कर चुके हैं। बोहर ने 5 एजम्पशन ली थी। जैसे आपको याद हो कि एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन सर्टेन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उन सर्टेन ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। जब उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। अगर एनर्जी रेडिएट करने तो उसको अपने ऑर्बिट्स चेंज करने पड़ते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करने के लिए वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है। और एम वी आर इजकल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और एक इस ऑर्बिट में घूमने के लिए दो फोर्सेस का इक्वल होना जरूरी है। कौन से दो फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कुछ पोस्टुलेट्स थे। उसके बाद पोस्टुलेट्स के बाद हमने कुछ डेरिवेशन की, कुछ फॉर्मुलेस ड्राइव किए। जैसे एक रेडियस का फॉर्मूला था, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला था, और एक एनर्जी का फॉर्मूला था। ठीक है, उसके बेस पे हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी ट्राई किए थे। अब डेरिवेशन के बाद अगली चीज आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन किस चीज का? ये हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है उसको एक्सप्लेन करता है बोहर। कैसे एक्सप्लेन करता है उसको आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो लाइंस क्यों आ रही है, और वो लाइंस कितनी आ रही है, कहां से आ रही है, उसका रीजन क्या है लाइंस आने का। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्लेनेशन में। और लास्ट चीज बोहर मॉडल की लिमिटेशंस। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको तो हम कभी भी खत्म कर लेंगे, हो सकता है आज ही खत्म कर। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पे हमें चलना है। एक्सप्लेनेशन किसका? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, हम बोहर मॉडल की मदद से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो अपना न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, इन इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी है, तो आपको ये पता है कि जितना हम न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होते हैं उतनी एनर्जी कम होती है। जैसे न्यूक्लियस से आगे की तरफ बढ़ता है एनर्जी बढ़ने लगती है। याद है, यहाँ पे एनर्जी कम, यहाँ एनर्जी ज्यादा, यहाँ एनर्जी और ज्यादा, यहाँ एनर्जी और ज्यादा। क्लियर है? मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजना है, इस जगह पे। तो फर्स्ट ऑर्बिट से मुझे थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो मुझे लोअर एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पे जाना है, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जाना है। तो कैसे होगा ये? तो इसको एनर्जी चाहिए रहेगी। एनर्जी कहां से मिलेगी? तो ये फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एनर्जी मिलेगी? फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एनर्जी के फोटोन को? जितनी एनर्जी यहां से यहां जाने के लिए लगी, बस उतनी एनर्जी को, उससे ना ज्यादा ना कम। ज्यादा एनर्जी भी रहेगी तब भी उस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में, मान लो थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाना है, थर्ड ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, थर्ड से सेकंड में आना है, तो एनर्जी को निकालेगा, क्योंकि यहां एनर्जी ज्यादा है, यहां एनर्जी कम, तो इसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी। तो एनर्जी कम कैसे करेगा? ये एनर्जी को रिलीज करेगा। और रिलीज कैसे करेगा? तो जब भी ये ट्रांजिशन करता है एक फोटोन निकल के आता है। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा? फोटोन। समझ रहे हो? अच्छा, अब थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, एक और अगला क्वेश्चन। मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। रैंडमली वैसे तो मुझे एनर्जी पता रहती है, इसके -13.6, ये -3.4 हाइड्रोजन के लिए, तो मैं कोई रैंडम ऑर्बिट मान रहा हूं, तो रैंडम एनर्जी लेके चलता हूं। तो यहां पे एनर्जी कम है, तो यहां पे एनर्जी मैंने मान ली 10 जूल है, और यहां पे एनर्जी है मान लेते 20 जूल। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना है तो उसको कितनी एनर्जी लगेगी? तो ऑब्वियस सी बात है 10 जूल एनर्जी लगेगी। 10 जूल उसके पास है, 10 जूल और एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना है तो उसको 10 जूल एनर्जी लगने वाली है। तो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एनर्जी के फोटोन को? 10 जूल की एनर्जी के फोटोन को वो एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर वो 20 जूल पे है, मतलब सेकंड ऑर्बिट में, अगर वो यहां से सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहता है तो क्या करेगा?
फोटोन को रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी का फोटोन होगा, तो जो फोटोन निकलेगा यहां से उसकी एनर्जी रहेगी 10 जूल। क्लियर है? तो अगर आपको कभी भी ये चेक करना है कि कितनी फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, कितनी एनर्जी फोटोन को रिलीज करेगा, तो आपको क्या कर लेना है, डेल्टा ई निकाल लेना। डेल्टा ई मतलब ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, आपको एनर्जी का पता लग जाएगा। जैसे यहां से यहां जाने में कितनी एनर्जी लगने वाली है, 10 जूल, तो फाइनल कितनी एनर्जी है 20 और इनिशियली कितनी है 10, तो 10 जूल एनर्जी आपको लगने वाली है। 10 जूल एनर्जी का फोटोन आपको लगेगा। ठीक है, अगर ये ऊपर से नीचे आना चाहता है तो 10 माइनस 20, तो माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस आपको बस ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज होगी, फोटोन निकलेगा। कितनी एनर्जी का निकलेगा, तो डेल्टा ई, चेंज या डिफरेंस इन एनर्जी आप निकाल सकते हो दो ऑर्बिट्स के बीच में। क्लियर है? क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसी चीज को। यही कॉन्सेप्ट है आज का, यही मेन चीज है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको एनर्जी कितनी लगेगी। ठीक है, और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, तो डेल्टा ई निकालना है। तो डेल्टा ई कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल कुछ भी रैंडम ऑर्बिट ले रहा हूं मैं, है ना, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, कोई भी हो फाइनल ऑर्बिट, उसकी एनर्जी माइनस इनिशियल ऑर्बिट, वही क्या होगी, वो एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। तो फाइनल इसकी एनर्जी कितनी, माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन फाइनल का स्क्वेयर। सही है? इनिशियल वाले ऑर्बिट की एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन इनिशियल स्क्वेयर। तो देखो क्या कर रहे हैं यार, हमें एनर्जी का डिफरेंस बार बार निकालना रहेगा, तो बार बार हम ऐसा तो करेंगे नहीं बार बार यही फॉर्मूला लगाएं बार बार वही सब, तो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक शॉर्टकट, एक छोटा सा फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, कैसे देखते हैं। तो 13.6 है, जेड स्क्वेयर को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर कितना बचेगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन फाइनल का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप एनर्जी निकाल सकते हो। किस चीज की एनर्जी, जो एनर्जी या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब, कब, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा। दिस इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द ऑर्बिट्स, और यही क्या है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी थ्रू फोटोन। तो इतनी एनर्जी का फोटोन या तो रिलीज होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा, और ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, फोटोन की। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, तो इसको मैं एच न्यू के इक्वेट कर सकता हूं। तो यही इसी एनर्जी का तो फोटोन या तो एब्जॉर्ब होगा या फिर इसी एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा। तो ये एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए, दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू एच न्यू। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। समझ रहा है? 13.6 जेड स्क्वेयर 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन अपॉन 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। समझ रहा है? ये मैंने इसके इक्वल क्यों किया, क्योंकि अरे यार यहां देखो 10 जूल एनर्जी किसकी है, ये 10 जूल एनर्जी का फोटोन आएगा तभी ये जाएगा, है ना। तो 10 जूल एनर्जी किसकी है, फोटोन की, और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। तो एच न्यू इज इक्वल टू 10 जूल। समझ रहे हो? तो ये डेल्टा ई किसके इक्वल होना चाहिए, एच न्यू के। अब न्यू का मुझे फॉर्मूला पता है, एच न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। सही है? 13.6 जेड स्क्वेयर 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। ठीक है? क्यों किया, क्योंकि मैं लैम्बडा निकालना चाहता हूं। मैं नहीं, बुक में ऐसा है तो ऐसे हम करेंगे। वैसे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो न्यू भी निकाल सकते हैं, लैम्बडा भी, जो निकालना चाहते हैं वो निकाल लेंगे हम। तो पहले लैम्बडा की तरफ फोकस करते हैं कि भाई फोटोन की एनर्जी से ज्यादा बेटर रहेगा कि हम उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, इनमें ज्यादा मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं, फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इसलिए मैं वेवलेंथ निकालने की कोशिश करूंगा। तो वेवलेंथ कैसे निकालें, तो वेवलेंथ को यहीं रहने दो, 1 अपॉन लैम्बडा, एच सी को यहां भेज दिया, 13.6 एच सी जेड स्क्वेयर 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। ठीक है? ये जो 1 अपॉन लैम्बडा है, इसको मैं एक चीज और बोल सकता हूं, न्यू बार वेव नंबर। 1 अपॉन लैम्बडा क्या होता है, वेव नंबर होता है। ठीक है? और ये जो चीज है
ये जो चीज है इस पे थोड़ा फोकस करना। ये जो चीज है ये पूरी कांस्टेंट है ना। 13.6 h की वैल्यू मुझे पता है, c की वैल्यू पता है, तो ये कांस्टेंट है और इसको मैं एक नया कांस्टेंट मान लेता हूं। तो दिस इज इक्वल टू आर, आर जेड स्क्वायर 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है जो अभी सामने है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बोला जाता है रिडबर्ग फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बोला जाता है रिडबर्ग फॉर्मूला। और इसमें ये जो आर है इसको बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। इस आर को बोलते हैं अपन रिडबर्ग कांस्टेंट। आर इज इक्वल टू 10967700। इसके एक बार यूनिट्स देखते हैं, इस आर की यूनिट्स क्या बननी चाहिए। तो आपको ये पता है कोई भी इक्वेशन है, लेफ्ट साइड में जो यूनिट है राइट साइड में भी वही होनी चाहिए, तभी तो आप दो चीजों को इक्वल करोगे। लेंथ को लेंथ के साथ ही तो इक्वेट कर सकते हो, है ना। तो इस तरफ जो यूनिट है वो इस तरफ यूनिट होनी चाहिए। तो इसकी यूनिट आपको पता है, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो 1 लैम्बडा मीटर इनवर्स। तो इस तरफ यूनिट है मीटर इनवर्स। इस तरफ देखते हैं तो यहां देखिए एन 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 क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना। तो ये ऑर्बिट है, उसका क्या यूनिट्स होगी, वो तो नंबर है। कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है। जेड एटॉमिक नंबर, फिर से नंबर, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। तो इसमें जेड और ये एन इसकी कोई यूनिट नहीं है, बस इसकी यूनिट है। इसकी यूनिट क्या होगी, जो इसकी यूनिट होगी। इसकी यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स। तो आर की भी यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स। इसको हम साइंटिफिक टर्म में लिखे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 109677 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो कई बार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको है ना 10⁻7 मीटर इनवर्स मान के हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी करना तब, ठीक है। आर की एक और यूनिट देख लीजिए, आर की एक और यूनिट है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। एक और वैल्यू है सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये आर का फॉर्मूला है। लैम्बडा निकालना है तो आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए लैम्बडा को आप बदल दो। लैम्बडा को कैसे बदले, तो लैम्बडा आपको पता है, लैम्बडा होता है सी बाई न्यू, इनवर्स रिलेशन होता है। तो लैम्बडा की जगह अगर मैं सी बाई न्यू रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सी नीचे आ जाएगा और न्यू पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। आर जेड स्क्वेयर अपॉन 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। क्लियर है। अब सी को वहां ले जाओ तो न्यू इज इक्वल टू आर सी जेड स्क्वेयर 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में सी से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है। ये जो फॉर्मूला है इसको बोला जाता है रिडबर्ग फॉर्मूला। तो अपना जो हेडिंग थी तो वहां पे अपन लिख देते हैं, ये क्या कर रहे हैं अपन, ये हमने निकाला रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग्स फॉर्मूला, रिडबर्ग्स फॉर्मूला। अच्छा आपको एक छोटा सा शॉर्टकट देता हूं, कभी क्वेश्चन आए ना तो उस टाइम पे थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो 1/r जो होता है इसकी वैल्यू होती है 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे जब आप लैम्बडा निकालने जाओगे ना तो लैम्बडा कैसे निकलेगा, तो लैम्बडा को इस तरफ, आर को इस तरफ नीचे लाना पड़ेगा। तो आर 1/r कितना होता है, 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन को इजी करने के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या है, तो पहले फॉर्मूले को देखते हैं एक बार फिर से। याद हुआ फॉर्मूला आपको, तो फॉर्मूला क्या है, 1/λ, 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला किस लिए आप यूज करोगे, क्या है ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि मान लो अगर आप यहां से यहां गए, कोई ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में गए तो एनर्जी चाहिए रहेगी, है ना। एनर्जी कैसे लोगे आप, फोटोन आएगा। अब ये जो फोटोन है, फोटोन की कुछ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होगी, इस फोटोन की वेवलेंथ कितनी कैसे पता लगे, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो फोटोन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, ठीक है। कौन से फोटोन की, जब ट्रांजिशन होगा, ऐसे नहीं कोई भी फोटोन दे दिया और बोला कि उसकी फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला चिपका दिया, नहीं। ये तभी होता है जब ट्रांजिशन हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट्स पे
हायर ऑर्बिट या हायर से लोअर में जा रहा होगा, तब ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो यहां पे लैम्डा पॉजिटिव आएगा, लेकिन ऊपर से अगर नीचे आओगे ना तो ये नेगेटिव दिखाने लगेगा। नेगेटिव हमें लेना नहीं है, वेवलेंथ नेगेटिव में नहीं होती है। जब मैं इस फॉर्मूले को रटता था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था एग्जाम में जाके कि पहले इनिशियल को ले या फाइनल को ले। तो किसी को भी आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस का फर्क पड़ता है। तो आप क्या यूज करना, आप है ना यहाँ पे ऐसे मोड यूज करना, माइनस आ भी जाए तो उसको हटा देना, तो ये सही फॉर्मूला, ठीक है, मोड का यूज करना। तो ये हमारा रेडबर्ग फॉर्मूला हुआ। इसकी मदद से हम कोई भी ट्रांजिशन होगा उसमें जो फोटोन होगा उसकी कितनी वेवलेंथ होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, ये अपन मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन एटम के अंदर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम आपको पता है दो तरीके से लिया जाता है, दो तरीके का स्पेक्ट्रम होता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम होता कैसे, कैसे बनता है एमिशन स्पेक्ट्रम? तो मान लो अपना ये हाइड्रोजन का एटम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट, इसके अलावा और भी ऑर्बिट्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अपना ग्राउंड स्टेट में रहेगा, मतलब पहले ऑर्बिट में रहेगा। तो मान लो हमने इसको गर्म कर दिया, स्पेक्ट्रम बता रहा हूं, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, वो लाइंस कैसे निकल के आती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम किसी भी एटम का कैसे बनता है, तो जैसे हम इसको गर्म करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके पहुंच जाता है हायर ऑर्बिट। मान लो यहां पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां आ गया। हायर एनर्जी स्टेट में कोई भी चीज रुक नहीं पाती, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर रुकेगा नहीं, वापिस आएगा। अब जब ये वापिस आएगा तो वापिस ये बहुत तरीके से आ सकता है। अब यहां पहुंचा है, यहां से अगर ये यहां पे भी आएगा, यहां पे आएगा, तो एक फोटोन इतनी एनर्जी का रिलीज करेगा। तो जितने ट्रांजिशन होते हैं जहां से जहां जाता है वो एक फोटोन निकालता है। तो यहां से यहां आया तो एक फोटोन निकाल दिया किसी एनर्जी का, ठीक है। अब यहां से यहां भी आ सकता था तो दूसरा फोटोन निकालेगा दूसरी एनर्जी का। अब यहां से यहां भी आ सकता था डायरेक्ट, तो यहां पे एक और फोटोन निकालेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे किसी भी एटम में, हाइड्रोजन एटम के अंदर भी बहुत सारे। अब जरूरी थोड़ा ना यहाँ पे हो, ये कहीं 50वें ऑर्बिट में जाके चला जाए इलेक्ट्रॉन, तो वहां से 50 से कितने कहां कहां आएगा, ये 50 से फर्स्ट में आना, तो कितनी एनर्जी के फोटोन निकाले, बहुत फोटोन्स निकालेगा। तो सबको पढ़ना है ना, तो सबको पढ़ना है। तो अलग अलग लोगों ने इसके बारे में पढ़ा एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइमन की। क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार समझना। तो एक डायग्राम बनाते हैं, तो ये n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट को दिखा रहा हूं, ये सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मैं एनर्जी की गैप के हिसाब से बनाऊंगा ये लाइन। उसके बाद आता है थर्ड, तो उसमें एनर्जी का गैप कम होता है, n = 3। फोर्थ ऑर्बिट में और कम हो जाता है गैप, n = 4 हो गया। अगर मैं और ऊपर जाऊंगा तो गैप और कम होता जाएगा, n = 5। अगर मैं और ऊपर जाऊंगा तो गैप और कम हो गया, n = 6, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, अगर समझना मेरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन 6 से, अरे सॉरी, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सेकंड से 1 में आए, थर्ड से 1 में आए, फोर्थ से 1 में आए, फिफ्थ से 1 में आए, 6 से 1 में आए, तो ये जो सारे ट्रांजिशन होंगे इनको एक बंदे ने पढ़ा। क्या पढ़ने का मतलब, क्या मतलब, अगर फोर्थ से 1 में आएगा तो एक फोटोन निकलेगा, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी निकाल लेंगे रेडबर्ग फॉर्मूले से, है ना, निकाल सकते हैं। थर्ड से 1 में आएगा, फोटोन निकलेगा, फिर से उसकी वेवलेंथ कितनी होगी रेडबर्ग फॉर्मूले से फिर से हम निकाल सकते हैं। तो हम नहीं निकाल रहे, कोई एक बंदा है लाइमन नाम का, उसने सारी मेहनत की है। उसने कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो उसकी कितनी वेवलेंथ होगी वो मेजर की। तो इस अगर कहीं से भी फर्स्ट ऑर्बिट में आता है उसको बोलते हैं, वो लाइमन सीरीज का है, वो लाइमन के अंडर आता है, लाइमन सीरीज। तो लाइमन ने बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर, उसने बस वो ट्रांजिशन पढ़े जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, वो लाइमन सीरीज के अंडर पढ़ा जाता है। तो लाइमन ने उसके बारे में स्टडी की थी। इसी तरीके से अगर थर्ड से सेकंड में आए, फोर्थ से सेकंड में आए, फिफ्थ से सेकंड में आए, सिक्स से सेकंड में आए, ये किसी दूसरे बंदे ने पढ़ा जिसका नाम था बाल्मर, उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज।
तो यहाँ पे आपको ये अलग अलग बंदे हैं जिन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ रखा है, उनके बारे में एक बार थोड़ा सा देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइमन सीरीज की, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पे, यस। चलिए, तो लाइमन लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, लाइमन सीरीज में आपको बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन फाइनली आ कहाँ रहा है। तो लाइमन सीरीज में जो फाइनल ऑर्बिट जो होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, कहां से आता है, इनिशियली कहां पे होता है, इनिशियली कहीं पे भी हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, हायर ऑर्बिट में रहेगा, ठीक है। तो लाइमन सीरीज के अंडर आएंगे जितने भी ट्रांजिशन हो, अगर फर्स्ट ऑर्बिट वाली ट्रांजिशन है, मतलब कहीं से भी अगर फर्स्ट में आ रहा है तो हम बोलेंगे वो लाइमन सीरीज के अंडर है। उसके बाद आती है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या है, बाल्मर ने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो उसकी कितनी वेवलेंथ हो, तो सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो बाल्मर सीरीज का है, कहां से, कहीं से भी, हायर ऑर्बिट से, है ना, 3 4 5 6 इन्फिनिटी से। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो लाइन सारी कैसे आ रही है ना। और किसका यूज किया हमने, बोर्स मॉडल का यूज किया है, फॉर्मूला ड्राइव किया ना, कहां से, एनर्जी का वाला फॉर्मूला कहां से, वो लैम्ब्डा वाला फॉर्मूला कहां से, बोहर का फॉर्मूला तो यूज किया था। तो बोहर मॉडल्स की मदद से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइन कहां से आ रही, क्यों आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो, लाइमन बाल्मर, उसके बाद आता है पास्सन, पास्सन सीरीज। तो पास्सन सीरीज में फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, थर्ड ऑर्बिट में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पे फाइनली आ रहा है, आएगा कहीं से भी, वो हमें क्या, उससे कोई लेना देना नहीं, फाइनली कहां आ रहा है। और ये 4 5 6 है ना। तो एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात हो रही है, इसलिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, किसी ने पूछा फर्स्ट से अगर सेकंड में जाएगा तो कौन सी सीरीज का है, वो हमें नहीं, उसके बारे में हम बात नहीं करते, है ना। हम एमिशन के बारे में बात करते हैं, अगर फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है, हमें एमिशन के बारे में बात करना है। लाइमन बाल्मर पास्सन, पास्सन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज, n इज इक्वल टू 4 5 6 7 इन्फिनिटी। ब्रैकेट के बाद पी फंड, पी फंड सीरीज में n इज इक्वल टू होगा 5, फाइनली फिफ्थ ऑर्बिट में आएगा, 6 7 8 इन्फिनिटी, ठीक है। पी फंड के बाद आता है हमफ्री, हमफ्री सीरीज, तो इसमें n रहेगा अपना 6 7 8 9, कहीं से भी अगर अगर सिक्स्थ ऑर्बिट में आता है तो उसको बोलते हैं हमफ्री सीरीज, ठीक है। कुछ और समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा समझना। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होगा, मैं आपको याद दिलाता था, रोमी, रोमी, लक्स, जी, जी फॉर गामा, एक्स फॉर एक्सरे, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, एल फॉर विजिबल लाइट, आई फॉर इंफ्रारेड, एम फॉर माइक्रोवेव, आर फॉर रेडियो। अगर हम इससे इस तरफ जाते हैं तो इस तरफ है ना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते तो वेवलेंथ डिक्रीज करती है, इस तरफ जाते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, इस तरफ जाने से एनर्जी बढ़ती है। इसमें मैं है ना इस लाइट को पकड़ता हूं, विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट में आपको पता है 7 कलर होते हैं, पता है 7 कलर होते हैं, है ना। तो इस विजिबल लाइट को थोड़ा एक्सपेंड करता हूं, 7 कलर कौन से होते हैं, विबग्योर, है ना। तो विबग्योर की अगर बात करें तो विबग्योर में एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, वॉयलेट की या रेड की, तो यहां से हमें पता लग जाएगा। तो इस तरफ होता है अल्ट्रा वॉयलेट और इस तरफ होता है इंफ्रारेड, तो वॉयलेट इस तरफ होता है, रेड इस तरफ होता है, रेड के पीछे होती है इंफ्रारेड और वॉयलेट से आगे होती है अल्ट्रा वॉयलेट, तो इस तरफ एनर्जी ज्यादा है, तो वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा होती है विब क्योर। तो अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, ठीक है। तो ये जो 7 कलर है इसमें हर एक कलर की एक अलग वेवलेंथ है, अलग फ्रीक्वेंसी होती है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर वॉयलेट और रेड की वेवलेंथ के बारे में बात करें तो ये जो रीजन होता है ये रहता है यहाँ पे 400 नैनोमीटर रहता है लगभग, और ये लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास रहता है, वेवलेंथ उल्टी इस तरफ वेवलेंथ डिक्रीज करती है। तो अगर 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के बीच में कोई फोटोन निकला तो कौन से रीजन में लाई करेगा, वो विजिबल रीजन में लाई करेगा, वो आपको दिखेगा, वो कलर दिखेंगे वहां पे, समझ में आ रही है बात।
क्योंकि आप इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, इसमें से बस इस रीजन को देख सकते हो। गामा रेज आपको नहीं दिखेंगे, एक्सरेज नहीं दिखेंगे, अल्ट्रावोलेट नहीं दिखेंगे, इंफ्रारेड नहीं दिखेंगे, माइक्रोवेव नहीं दिखती, रेडियो वेव नहीं दिख रही। बस इस इतने बड़े स्पेक्ट्रम में बस इतना ही देख पाते हो। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की जो वेव्स होंगी उनको आप देख सकते हो, कलर की फॉर्म में आपको दिखती है, रेड कलर, ब्लू कलर, ये कलर आपको दिखते हैं। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई वेव है, कोई वेव है और उस वेव की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, तो कौन सी रीजन में लाई करेगी? विजिबल रीजन, वो अपन को दिखेगा। ठीक है, अगर 400 नैनोमीटर के बाद का होगा, मान लेते 300 नैनोमीटर, तो कौन से रीजन में? अल्ट्रावोलेट रीजन में, वो आपको नहीं दिखेगा। अगर 700 नैनोमीटर से ज्यादा को हुआ, 800 नैनोमीटर, तो कौन से रीजन में आ जाएगा? इंफ्रारेड, वो भी आपको नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है बात? तो हर एक जो वेव होती है, जो वेव होती है उसका कोई रीजन होता है, कहीं ना कहीं वो पाई जाएगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। तो विजिबल रीजन में हो सकती है, अल्ट्रावोलेट रीजन, तो यहाँ पे एक रेंज रहती है। अल्ट्रावोलेट की भी एक रेंज है, एक्सरे की भी एक रेंज है, गामा की भी एक रेंज है। तो अगर अपना वेव उस रेंज में पाया जाता है तो हम बोलेंगे वो उस रीजन की। समझ रहे हो? अब आइए पीछे। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई यहां से वेव निकलेंगी, सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो एक वेव निकली, उसकी कुछ वेवलेंथ है। तो लाइमन ने चेक किया कि भाई ये वेवलेंथ कौन से रीजन में पाई जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम है ना, एक रेंज होती है, तो कौन से रीजन में पाई जाएंगी ये वाली वेवलेंथ। तो उसने ये सारी लाइमन सीरीज में जितने भी वेव निकली, जितने भी फोटोन निकले, उनकी जो वेवलेंथ थी वो सारी यूवी रीजन में पाई गई। तो इसका रीजन भी हमें याद रखना रहता है, इंपॉर्टेंट है रीजन। तो लाइमन सीरीज है जो, वो यूवी रीजन में आता है, यूवी रीजन। एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? थोड़ा एक बार बड़ा करता हूं फिर से पूछता हूं। यस, आप सामने देखना। अगर मैं आपसे पूछूं ये और ये पहली लाइन और ये पहली लाइन, लाइमन की पहली लाइन और बाल्मर सीरीज की पहली लाइन, किसकी एनर्जी ज्यादा है? दिख रहा है लाइमन का ये गैप ज्यादा होता है, तो लाइमन सीरीज की जो, लाइमन सीरीज में जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे जो वेव्स निकलेंगे उनकी एनर्जी ज्यादा, लाइमन सीरीज वाली वेव्स की एनर्जी ज्यादा, इनकी एनर्जी कम। अगर ये यूवी रीजन में है तो ये कौन से रीजन में होना चाहिए? तो आपको एक बार स्पेक्ट्रम एक बार दिखा देता हूं। हमारा लाइमन सीरीज यूवी रीजन में, यूवी रीजन में, ठीक है। बाल्मर सीरीज गैप कम है तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो कौन सी रीजन में आना चाहिए? यूवी से पहले या बाद में? इस तरफ जाए तो एनर्जी बढ़ती है, तो इस रीजन में आनी चाहिए। ये कौन सा रीजन है? विजिबल लाइट का। यस, तो बाल्मर सीरीज है, इसकी जो वेव्स होती है वो कम एनर्जी की होती है इस वाले से, लाइमन से। तो ये कौन से रीजन में आता है? ये आता है अपना विजिबल रीजन में, विजिबल। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, विजिबल रीजन। ये इससे विजिबल रीजन है, ये वेव्स हमें दिखेंगी इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विजिबल रीजन के बाद आगे ये जो गैप है, अगर मैं फोर्थ से थर्ड में आता हूं, फिफ्थ से थर्ड में आता हूं, सिक्स से थर्ड में आता हूं, तो गैप और कम हो गया, तो एनर्जी और कम हो गई। तो कौन से रीजन में? विजिबल से पहले कौन सा आता है? इंफ्रारेड, तो ये आईआर रीजन, आईआर रीजन। बाकी वाले सारे आईआर रीजन में आते हैं। क्लियर है? इतना समझ रहा है? इतना समझ रहा है? ये रीजन मैंने बता दी कि लाइमन सीरीज का कौन सा रीजन, बाल्मर का कौन सा रीजन, विजिबल रीजन। उसके बाद अपना पास्टन सीरीज कौन सा रीजन, आईआर। बाकी सारे आईआर रीजन। थोड़ा आगे चलते हैं, एक बार मैं पानी पी लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई जैसे आपको कभी बोला जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन है ना मेरा सिक्स्थ ऑर्बिट में, एन इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, वन। तो अगर बोला जाए कि सिक्स्थ ऑर्बिट में मेरा इलेक्ट्रॉन और सिक्स से अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, अलग अलग तरीके से आ सकता है, तो आपसे पूछेगा
कितनी लाइमन सीरीज की लाइन बनेगी, लाइन कितनी आएंगी लाइमन सीरीज, कितने ट्रांजिशन होंगे, बस ये पूछना चाह रहा है। तो अगर 6 से 1 में आएगा तो इसको हम लाइमन सीरीज बोल सकते हैं। अगर 6 से 5th में आए तो ये लाइमन सीरीज की नहीं बननी लाइन, है ना। 6 से अगर यहां पे आए तो लाइमन सीरीज की नहीं बनी, लेकिन अगर ये 5th में आ गया, 5th के बाद अगर 1 में आए तो लाइमन सीरीज बन गई, 2 लाइन हो गई। अगर ये 5th से 4th में आए लाइमन सीरीज की नहीं है, लेकिन 5th से अगर यहां आए लाइमन सीरीज की बन गई, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तभी उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। इसी तरीके से 4th से 3rd में आए लाइमन सीरीज की नहीं है, ये लाइमन सीरीज की लाइन नहीं है, ये लाइमन सीरीज की है, तो कितनी लाइन होगी, 1 2 3 4। ठीक है। अगर यहां से 3rd से 2nd में आए लाइमन सीरीज का नहीं है, लेकिन 2nd से 1 में आए ये लाइमन सीरीज है, तो कितनी लाइन बनी लाइमन सीरीज में, 1 2 3 4 5, 5 लाइन बनी। तो ऐसे आपसे कई बार पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन 7वें ऑर्बिट में है, 8वें ऑर्बिट में है, वहां से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, कैसे आ रहा है, मल्टीपल ट्रांजिट में आ रहा है, बोलेगा कि भाई कितनी लाइमन सीरीज की लाइन बन सकती है, तो कैसे निकाले। तो ऐसे बार बार करने की जरूरत नहीं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आप क्या कीजिए, फाइनल कहां पे था उसको n2 मान लेता हूं, उसमें से जिस ऑर्बिट में निकालना चाहते हो, फर्स्ट ऑर्बिट में आने के लिए देखना चाहते हो, लाइमन सीरीज का देखना चाहते हो, तो n2-1 कर दो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला मेरा 10वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, कितनी लाइमन सीरीज की लाइन बन सकती है, तो 10-1 नो बन सकती है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे लाइमन सीरीज की एक बार कितनी लाइंस बनेंगी तो उसका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कहाँ गए हम, यस, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। इसको हटाना तो नहीं चाहता मैं, कुछ कर सकते हैं क्या, चलो अभी के लिए हटा देते हैं, बाद में देखेंगे। चलो सुनना मेरी बात। तो रीजन में कितनी लाइंस आएंगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने होंगे वो अगर फाइंड आउट करना चाहते हो, तो लाइमन सीरीज में के लिए क्या करना, n2-1 कर देना, जोन सा भी ऑर्बिट है उसमें से एक माइनस कर देना। अगर आपको बाल्मर सीरीज में देखना n2-2, पास्टन में देखना n2-3, उसके बाद वाले में देखना n2-4, n2-5, n2-6। इस तरीके से आप किसी भी रीजन में कितनी लाइंस बनने वाली है वो फाइंड आउट कर सकते। अगर आपसे पूछ ले कि 6th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, टोटल कितनी लाइंस बनेंगी, तब क्या करें, उसका भी अपने पास जुगाड़ है ना। तो हम पूरा काउंट करके नहीं बैठेंगे। जैसे किसी ने बोला 6th ऑर्बिट है, 6th ऑर्बिट से n=6 है, 5 4 3 2 1। किसी ने बोला कि 6th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितनी लाइंस बनेगी, तो सारी कैलकुलेट करने में हालत खराब हो जाएगी। क्यों हालत खराब हो जाएगी, 6 से 1 भी बन सकता है, 6 से 5 बन सकता है, 5 से 4 बन सकता है, 4 से 3 बन सकता है, 3 2, ये यहां से यहां, यहां से वहां, क्या क्या नहीं बनेगा। तो सबको कैलकुलेट करेंगे पागल हो जाएंगे हम। तो टेंशन मत लो, जब हम पागल होते हैं तो साइंस अपनी हेल्प करती है। तो एक फॉर्मूला है अपने पास, तो फॉर्मूला किस चीज का है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर आपको निकालनी है, टोटल नंबर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कभी भी आपसे पूछी जाए, स्पेक्ट्रल लाइंस अगर आपसे पूछी जाए, समझना, तो इसका फॉर्मूला होता है n2 मतलब हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट, कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन, माइनस n2-n1 + 1 डिवाइड बाय 2। एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो किसी ने बोला 10वां ऑर्बिट है मेरा, 10वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बोला कि 10वें से है ना ये सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, तो बताओ कितनी टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी। लाइमन सीरीज की नहीं, बाल्मर सीरीज की कितनी, वो नहीं पूछ रहा है, वो बस ये पूछ रहा है टोटल बता दो। लाइमन वाइमन का बाद में देखेंगे, पहले आप टोटल बताओ, टोटल कैसे निकालें, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये इनिशियल वाला मतलब हायर ऑर्बिट है, इसको n2 मान लेता हूं, इसको n1 मान लेता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेंगी स्पेक्ट्रल लाइंस, तो 10-2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 8 × 8 9/2, 36 लाइन। अगर ऐसे हम कैलकुलेट करने जाते पागल हो जाते, 36 काउंट करना सारा टाइम वही चला जाता, तो शॉर्टकट अपनाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से आप टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, मतलब सिंपल मतलब
इसकी एक कंडीशन, मतलब इसका एक, बहुत सारी बुकों में इसका एक दूसरा फॉर्मूला लिखा रहता है, तो वो फॉर्मूला लिखवाता हूं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो अगर आपको ये बोला जाए कि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो एन फाइनल वाला अगर 1 है, इनिशियल वाला मतलब कहीं से भी है, अगर ग्राउंड स्टेट में बोला जाए तो फॉर्मूला थोड़ा आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है। उस टाइम पे टोटल लाइंस कितनी बनती है, अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ये ध्यान रखना, अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो इसको N2 की जगह N लिख लेता हूँ, N1 की जगह कितना लिखूंगा 1, क्योंकि मुझे पता है ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। और यहाँ पे N2 माइनस N1 प्लस 1, तो ये कितना हुआ, ये तो कट गया अपॉन 2। तो फॉर्मूला क्या बनता है, N इंटू N माइनस 1 डिवाइड बाई 2। बहुत सारे टीचर ये फॉर्मूला लिखवाएंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है पता लग रहा है, ये फॉर्मूला बस एप्लीकेबल होता है जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए, ग्राउंड स्टेट में आए। अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा, कहीं बीच में रह गया, तब कैसे करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में मैंने आपको बताया। अब एक दो चीजें और हैं, एक्स्ट्रा चीजें जो आपके काम आएंगी जब क्वेश्चन करोगे आप, तो उनको देखिए। एक मिनट के लिए मैं फिर से लाइंस बना रहा हूं, इसलिए इसको हटाना नहीं चाहता था, ये फिर से बनाना पड़ेगा, कुछ समझाना है मुझे आपको, समझना एक मिनट के लिए। n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, समझना आप चीजों को। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से 1 में आ रहा है, थर्ड से 1 में आ रहा है, फोर्थ से 1 में आ रहा है, फिफ्थ से 1 में आ रहा है, कौन सी सीरीज बनी? हर जगह पे फर्स्ट में आ रहा है तो लेमन सीरीज बनी। किसी भी सीरीज की जो पहली लाइन बनती है तो इसको बोला जाता है अल्फा लाइन, पहली लाइन को बोला जाता है अल्फा लाइन। दूसरी जो लाइन होती है उसको बोला जाता है बीटा लाइन, और जो तीसरी लाइन होती है उसको बोला जाता है गामा लाइन। समझ रहे हो? पहली लाइन अल्फा लाइन, दूसरी लाइन बीटा लाइन, तीसरी गामा लाइन। और जो सबसे लास्ट बनेगी, लास्ट वाली कहां से आएगी, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इंफिनिटी से आएगी। तो अगर इंफिनिटी से अपनी कोई लाइन आ रही है, इंफिनिटी से, इससे पहले बीच में और भी आएंगी, इंफिनिटी वाली लाइन को बोला जाता है लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन, सबसे लास्ट वाली लाइन को बोला जाता है लिमिटिंग लाइन। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इन सभी लाइंस में, लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूं, किसी भी सीरीज में सबसे कम एनर्जी की लाइन कौन सी बनेगी, सबसे कम एनर्जी की लाइन ये है, यहां से जो फोटोन निकलेगा कम एनर्जी का निकलेगा। और सबसे ज्यादा एनर्जी की लाइन कौन सी बनेगी, लास्ट वाली लाइन। ठीक है, तो यहां एक चीज मैं लिख देता हूं, इन एनी सीरीज, एनी सीरीज, इन एनी सीरीज, दो चीजें लिखूंगा, मिनिमम एनर्जी, एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम मतलब लैम्बडा मैक्सिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो लैम्बडा बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? मैं यहीं पे दूर में हूं। अच्छा, एनर्जी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, लैम्बडा मैक्सिमम, एक ही मतलब है इस चीज का। तो सबसे कम एनर्जी की लाइन कौन सी बनती है, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन की एनर्जी सबसे कम होती है। लैमन ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप है ना सबसे कम एनर्जी का जो फोटोन निकलेगा लाइमन सीरीज में उसको बताओ, सबसे कम एनर्जी का। तो कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, सेकंड से 1। इसी तरीके से एनर्जी मैक्सिमम बोले, एनर्जी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, या फिर लैम्बडा मिनिमम बोले, तो इसका मतलब लास्ट लाइन के बारे में बात कर रहा है वो। लास्ट लाइन, सबसे लास्ट वाली लाइन होती है, उसमें एनर्जी मैक्सिमम लगती है। ये हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया कि उसमें लाइनें क्यों आ रही है, कहां से आ रही है, ठीक है, और कैसे हमने किया। तो इसके बेस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।